Hello everyone, welcome to VDSK learning platform. So today we shall study about an interesting topic, verbs. तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग verbs पढ़ेंगे। जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और जितनी भी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेस हैं, ये सब इसी के चारों तरफ, इसी से रिलेटेड हैं, इसी के चारों तरफ घूमते हुए। तो ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अब आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ब और वर्ब के काइंड्स कितने होते हैं, इसके फंक्शन क्या क्या हैं, हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है वर्ब्स। So first of all we will discuss about what is verbs. Verbs means, verb denotes an action, possession and state of being something. Firstly हम लोग verbs को किसी एक चीज़ से जानते थे कि verbs means verb is a state of an action, verb denotes an action। तो हम लोग मोस्टली verb को action से ही समझते हैं, बट verb जो है वो verbs denote an action, possession or state of being something। स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग। तो अब यहाँ पर हमने क्या क्या लिखा, एक्शन, पोजीशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग। इट मीन्स वर्ब जो होती है वो क्या क्या बताती है, इस एक्शन, पोजीशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फर्स्ट हमारा एक्शन, ही प्लेज क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये क्या है, ये है वर्ब, और ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वर्ब। तो यहाँ पर एक वर्ब आया हुआ है, और ये वर्ब किस रूप में फंक्शन कर रहा है, ये वर्ब यहाँ एज अ मेन वर्ब के रूप में। इट मीन्स इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जो परफॉर्म किया जाता है, जो एक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो प्लेज क्या है, प्लेज यानी खेलना। खेलने में क्या होगा, एक क्रिया हो रही है, सब्जेक्ट कोई क्रिया कर रहा है, तो जो क्रिया सब्जेक्ट कर रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो क्रिकेट खेलना, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो ये इसके द्वारा जो एक्शन होता है वो क्या है, वर्ब है। तो इस सेंटेंस में ये एज अ मेन वर्ब वर्क कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है हमारा, और ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये हैव किस तरीके से आया है, एक वर्ब के रूप में आया है, लेकिन क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है, जैसा कि पहले सेंटेंस में ही प्लेज क्रिकेट, इसमें भी वर्ब है, लेकिन ये कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है। लेकिन इसमें भी वर्ब है, तो क्या हम इसे एक्शन वर्ब कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि
ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पोजीशन, जैसा कि इसमें एक्शन, क्या इसमें एक्शन शो कर रहा है, हैव के द्वारा एक्शन शो हो रहा है, इस वर्ब में से क्या शो हो रहा है, पोजीशन, जो कि दूसरा हमारा क्या है, वर्ब्स डिनोट एन एक्शन, एक्शन को डिनोट करती है, पोजीशन को डिनोट करती है। तो हैव, हैज, हैड ये क्या शो करते हैं, ये पोजीशन शो करते हैं। और इस तरीके से इस सब्जेक्ट का इस कार पर हैव के थ्रू क्या शो हो रहा है, पोजीशन, इस सब्जेक्ट का इस कार पर क्या शो हो रहा है, पोजीशन शो हो रहा है, और शो करने का वर्ड कौन है, हैव। तो हैव क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोजीशन, हैव यहाँ पर वर्ब है और क्या शो कर रहा है, पोजीशन। नेक्स्ट हमारा ही इज एन इंजीनियर। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, वर्ब, और एन इंजीनियर क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ही क्या है, या ही सपोज दैट इसके जगह पर होता है राहुल, राहुल इज एन इंजीनियर। तो राहुल क्या है, राहुल एक इंजीनियर है। तो ये इस जो है क्या कर रहा है, इस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को और इस सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, यहाँ पर इस सब्जेक्ट की स्टेट बता रहा है कि राहुल क्या है, ये इस राहुल की स्टेट को बता रहा है कि राहुल एक इंजीनियर है। सपोज दैट ही इज अ टीचर, वह क्या है, वह एक टीचर है। ना उससे उस पर अधिकार शो हो रहा है, ना तो एक्शन शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है, उसका स्टेट शो हो रहा है कि वो क्या है, वह एक टीचर है, वह एक डॉक्टर है, एक्टर है, इंजीनियर है। तो यहाँ पर इज जो है एज अ स्टेट क्या शो कर रही है, स्टेट शो कर रही है। इज के द्वारा किसी थिंग्स का स्टेट शो हो रहा है, इस सब्जेक्ट का, इस पर्सन का स्टेट शो हो रहा है कि वह क्या है, राहुल क्या है, राहुल एक इंजीनियर है। तो इसका स्टेट शो हो रहा है किसके द्वारा, इस वर्ब के द्वारा। तो इस वर्ब क्या हो जाएगी, स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम लोग वर्ब्स के टाइप्स को पढ़ेंगे। वर्ब के टाइप को पढ़ेंगे। जैसा कि वर्ब दो टाइप के, दो मेन टाइप अभी हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट मेन वर्ब एंड सेकेंड इज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, इस ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब मेन वर्ब किसे कहते हैं, ऐसी वर्ब जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करे। द वर्ब फंक्शन एज अ मेन वर्ब इज कॉल्ड मेन वर्ब। हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। ही प्लेज क्रिकेट। रवि goes to स्कूल। अब हम इन सेंटेंस में देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट। तो हम देख सकते हैं इसमें
कि जो वर्ब आई है वो वर्ब किस तरीके से फंक्शन कर रही है, वो वर्ब इसमें मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, क्योंकि इसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी वर्ब का सहारा लेना नहीं पड़ता है। मेन वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? मेन वर्ब जो होती हैं वो अपने आप में फ्री होती हैं, उनको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी अदर वर्ब के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। तो अब इसमें देख सकते हैं आप कितनी वर्ब आई है, इस सेंटेंस में ओनली वन वर्ब्स आई है और इस सेंटेंस का एक कंप्लीट सेंस दे रही है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तब इससे एक कंप्लीट सेंस आ रहा है। रवि गोज टू स्कूल, रवि स्कूल जाता है, इससे भी एक कंप्लीट सेंस आ रहा है। इस गोज को अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी वर्ब का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है, हेल्प नहीं लेनी पड़ रही है। इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मेन वर्ब कहेंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? ये मेन वर्ब हो जाएगी। अब हम इसी के साथ समझ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इसकी डेफिनेशन होती है द वर्ब which does not need another verb to complete its सेंस। वो वर्ब जिसको ज़रूरत नहीं होती है किसी दूसरे वर्ब की अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, यानी मेन वर्ब को अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे वर्ब पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। वह सेंटेंस में अकेले आएगा और कंप्लीट सेंस देगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, और इसकी डेफिनेशन होती है द वर्ब, अब हम इसको पढ़ रहे हैं, द वर्ब व्हिच नीड या व्हिच इज डिपेंड ऑन another verb to complete its meaning। वो वर्ब जो अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी वर्ब पर डिपेंड हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या तो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिए। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट। इसमें हम देख सकते हैं ही सब्जेक्ट है, इसके साथ इज क्या है? वर्ब है। गोइंग भी क्या है? वर्ब है। देन हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वर्ब। अब इसमें दो वर्ब एक साथ आई है। अब इसमें दो वर्ब एक साथ आई है, तो एक वर्ब मेन वर्ब हो जाएगी और एक कौन सी? हेल्पिंग वर्ब होगी। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? इसमें इज को अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए गोइंग की हेल्प लेनी पड़ी है। इज क्या हो जाएगी हमारी? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एंड गोइंग क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। अब इज क्यों हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग मेन वर्ब है? किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन रियल में होता है वो क्या होगा? मेन वर्ब। इसमें एक्शन क्या हो रहा है? मार्केट जाने का, तो जो एक्शन होता है वो क्या हो जाता है? मेन वर्ब। और अब इसके लिए, अब इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक वर्ड आया हुआ है इज, ये क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। और हाँ, इसी में
इसी के साथ हम लिंकिंग वर्ब को थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अभी आगे नेक्स्ट डिटेल में बताएंगे। अगर कुछ लोग यहाँ पर इज क्या है, एज ए हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, क्योंकि इस सेंटेंस में दो वर्ब आया है, मेन वर्ब गोइंग और हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि इस सेंटेंस में दो वर्ब आई है और इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और गोइंग मेन वर्ब। अब हम देखते हैं ही इज अ टीचर। यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, इज वर्ब, इज क्या है, वर्ब। कौन सी वर्ब है, इज यहाँ पर मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं ओनली वन वर्ब इज देयर, ओनली एक वर्ब आई है, और जब एक वर्ब आएगी किसी सेंटेंस में तो वह मेन वर्ब के रूप में फंक्शन करेगी। बट जब दो वर्ब आएगी किसी सेंटेंस में तो जो मेन एक्शन होता रहेगा वो मेन वर्ब और उसके पहले जो वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब। इट मीन्स जो पहले आएगी वो हेल्पिंग वर्ब, जो उसके बाद आएगी वो मेन वर्ब। तो इसमें ये क्या है, ये इस सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में है और यही इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ब आई है और यहाँ पर एक वर्ब आई है। और ऑक्सिलरी वर्ब में हम दो, इसके भी दो टाइप्स होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के। ऑक्सिलरी वर्ब के दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हम पढ़ते हैं सबसे पहले टू डू। टू डू मीन्स डू, डज, डिड। नेक्स्ट हमारा टू बी। टू बी में हम पढ़ते हैं इज, आई एम, आर, वॉज, वेर। इसमें बी और बीइंग भी आता है, इज, एम, आर, वॉज, वेर। नेक्स्ट हमारा टू हैव। टू हैव में हैव, हैज, हैड। ये क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ये एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में देखा था, इज क्या था हमारा, मेन वर्ब के रूप में भी आया था और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया था। तो ये तीनों वर्ब जो हैं ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में फंक्शन कर सकती हैं, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इसका दूसरा टाइप है हमारा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब भी जैसा कि हम जानते हैं देयर आर 13 टाइप्स ऑफ मॉडल। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ought to, must, dare, need, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मॉडल वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं। इतना अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मेन वर्ब को ही फंक्शन के अकॉर्डिंग
कई नाम से जाना जाता है। अब जैसे मेन वर्ब में दो टाइप होते हैं, एक ट्रांसिटिव वर्ब और एक इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? द वर्ब which required an object to complete its meaning. The verb which required an object to complete its meaning is called transitive verb. यानी ऐसे वर्ब जिसको अपनी मीनिंग को फुलफिल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े, या जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, जो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आए, इसमें हम एक और लिख सकते हैं, द वर्ब which comes with object is called transitive verb. The verb which come with object is called transitive verb. ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे he writes a letter, वह क्या करता है? एक पत्र लिखता है। तो अगर हम जब राइट में यानी वर्ब में प्लस व्हाट लगाएंगे तो जो आंसर निकलेगा वो हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इसको लगाने से मीनिंगफुल आंसर आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और हमारी वर्ब क्या हो जाएगी? वो ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। मैं अगर ही राइट्स व्हाट, वो क्या लिखता है? ही राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर एक मीनिंगफुल आंसर आ रहा है, वह लेटर लिखता है। तो अभी क्या हो जाएगा? राइट्स एक ट्रांसिटिव वर्ब है। हम इसको इंट्रांसिटिव भी बना सकते हैं अगर अ लेटर हटा देंगे तब। ही राइट्स, वह लिखता है, अभी क्या हो गई? इंट्रांसिटिव हो गई, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अगर इसके साथ हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे तभी क्या हो जाएगी? ट्रांसिटिव। ही राइट्स अ लेटर। कभी कभी इस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट आते हैं, कभी कभी, जैसे I gave him a book, मैंने उसे एक बुक दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। अब वर्ब में हम व्हाट लगाएंगे, वर्ब प्लस व्हाट लगाने से जो आंसर आएगा, आई गेव व्हाट, हमने क्या दिया? हमने एक बुक दिया, व्हाट बुक दिया। तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा मेरा? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब प्लस हुम से जो हम क्वेश्चन करेंगे, तो आंसर जो आएगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो आई गेव हुम, हमने किसके दिया? हिम को। तो हिम क्या हो जाएगा? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो इस तरीके से जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट हो वो क्या हो जाएगी, ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। गेव के पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है। अब इसका हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं, इनट्रांसिटिव वर्ब। कौन सा, इनट्रांसिटिव। इनट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब मीन्स द वर्ब which does not need another verb to complete its meaning is called intransitive वर्ब। ऐसी वर्ब जिसे अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। वो वर्ब जिसे अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, इनट्रांसिटिव वर्ब। यहाँ पर आप लोग एन ऑब्जेक्ट लिख लेना, बाय मिस्टेक हो गया। जैसे आई प्ले, यहाँ पर मैं खेलता हूँ। अब क्या है, यह एक इनट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। जब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो क्या हो जाएगी, इनट्रांसिटिव वर्ब। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब इसमें बर्ड्स सब्जेक्ट, फ्लाई क्या है, फ्लाई वर्ब है। अब कौन सी वर्ब है, ट्रांसिटिव या इनट्रांसिटिव, इसके बाद तो कुछ वर्ड्स आए हुए हैं, क्या ये ट्रांसिटिव है, बिल्कुल नहीं। आपको ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव चेक करने के लिए हमको क्या करना है, वर्ब में प्लस व्हाट या whom लगाना है। तो हम फ्लाई व्हाट क्या उड़ती है, क्या इन द स्काई मीनिंगफुल आंसर आ रहा है, या होम किसे उड़ती है, इन द स्काई मीनिंगफुल आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इस तरीके से फ्लाई हमारी क्या हो जाएगी, एक इनट्रांसिटिव वर्ब। Sometime mostly student thinks about that if the word come after verb, अगर वर्ब के बाद कुछ वर्ड्स आते हैं तो क्या सोचते हैं कि ये जो वर्ब है वो ट्रांसिटिव वर्ब है, बट ऐसा नहीं। हमको व्हाट या होम से क्वेश्चन करना है, अगर मीनिंगफुल आंसर आएगा तभी वो ट्रांसिटिव या इनट्रांसिटिव होगी। नेक्स्ट, आई गो टू स्कूल। गो ट्रांसिटिव है या इनट्रांसिटिव, गो के बाद आप लोग लगाओ व्हाट या होम। व्हाट या होम लगाने से मीनिंगफुल आंसर आ रहा है, आई थिंक नहीं। आई गो व्हाट, मैं क्या जाता हूँ, आई गो होम, मैं किसे जाता हूँ, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। इस वजह से ये क्या है, इनट्रांसिटिव वर्ब। ये क्या है, इनट्रांसिटिव वर्ब। अब ट्रांसिटिव इनट्रांसिटिव हो गया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो गया। अब हम आते हैं, इसी मेन वर्ब का ही पार्ट है, इसी मेन वर्ब का ही पार्ट है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब।
फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है, द वर्ब, इसकी डेफिनेशन है द वर्ब which get changed according to the number or person of subject. The verb which get changed according to the number or person of subject। अगर वो वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अकॉर्डिंग यूज हो, वो वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अकॉर्डिंग यूज हो, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और द वर्ब which get not change according to number or person of subject is called non finite verb। वो वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसी में अगर हमको नॉन फाइनाइट डेफिनेशन लिख ली है, which does not change, हमको यहाँ लिख देना है बस। तो एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। I likes to read book। He